चलिए, वैसे आपकी फाउंडेशन में काउंसलिंग हो चुकी होगी। सीए फाउंडेशन में कितने सब्जेक्ट हैं, कितने पासिंग मार्क्स चाहिए, ये सब काउंसलिंग होगी होगी तो इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। वैसे भी सीए में टाइम कम ही होता है तुम्हारे पास। और सारे आई थिंक सितंबर अटेम्प्ट वाले ना, कोई जनवरी अटेम्प्ट वाला भी है क्या? चलो कोई बात नहीं। सीए फाउंडेशन में सबसे खतरनाक पेपर कौन सा? बिजनेस लॉ। अभी तो कह रहा हूं जो नए बच्चे उनके लिए है। अब 2 बैच बन गए ना, आपको पता होगा। हाँ, बिजनेस लॉ में सबसे खतरनाक क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये आपके लिए न्यू सब्जेक्ट है। +1 और +2 आपने अकाउंट्स अच्छे से पढ़ा होगा, तो बेस बना हुआ है। कई बच्चों ने इकोनॉमिक्स ले रखी होगी, कईयों ने मैथ ले रखा होगा, तो उनके लिए बेस बना हुआ है। और जिनका नहीं भी लिया हुआ, तो ये दोनों पेपर इकोनॉमिक्स और मैथ के क्या है, सीए इंटर में, सॉरी फाउंडेशन में, ऑब्जेक्टिव है। तो 4 आंसर मिलेंगे जिसमें आपको क्या करना होता है, टिक करना होता है। तो कहीं ना कहीं बच्चे के सामने एक आंसर है, तो जहां आइडिया होगा कि ये आंसर हो सकता है, तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है। ऐसी हेल्प आपको लॉ में नहीं मिलेगी। तो ये एक नया सब्जेक्ट हो गया, और दूसरा सब्जेक्टिव पेपर है, तो पूरा लिखना पड़ेगा। हेलो। तो ये आपके लिए नया सब्जेक्ट होगा, और ये पूरा का पूरा सब्जेक्टिव पेपर है बेटा। सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। सब्जेक्टिव एग्जाम का मतलब समझ गए? क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1, ये कंपलसरी होगा। ये आता है आपका 20 मार्क्स का। एक क्वेश्चन नहीं होता, हर क्वेश्चन में आपको पार्ट्स मिलेंगे, 3 से 4 पार्ट। पहला क्वेश्चन कंपलसरी 20 मार्क्स का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक 5 क्वेश्चन हुए, 5 क्वेश्चन। अटेम्प्ट एनी, अटेम्प्ट एनी 4। पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा। उसके बाद बाकी 5 क्वेश्चन में से जो 4 क्वेश्चन आपको ठीक लगे वो करनी है बेटा। ठीक है? तो पूरा पेपर कितने नंबर का आया? 120 मार्क्स का, जिसमें से अटेम्प्ट हमें कितने का करना है? 100 मार्क्स का। किसी के माइंड में अगर ये आ रहा हो सर पूरा पेपर अटेम्प्ट कर दे 120 मार्क्स का, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है? 6 क्वेश्चन में से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, तो जो पहले 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर रखे होंगे वही काउंट होंगे। छठा क्वेश्चन एग्जामिनर चेक ही नहीं करेगा। 2 तरह के क्राइटेरिया होता है, एक होता है बेस्ट 5, इसमें एग्जामिनर क्या करता है, सारे चेक करेगा, और जिसमें सबसे ज्यादा नंबर है ना, वो 5 पिक करता है, उसे बेस्ट 5 कहते हैं। सीएम ऐसा नहीं है। सीए में क्या है, फर्स्ट 5, जो पहले 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर रखे होंगे उन्हीं को ही एग्जामिनर चेक करेगा। छठा क्वेश्चन चेक ही नहीं होगा, कटा मार दे, तो फायदा नहीं है, सोचना ही मत। ठीक बात है ना? टोटल चैप्टर कितने पढ़ने को मिलेंगे? 7। सबसे पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। जो 7वां चैप्टर है वो आपके स्टडी मैट का पहला चैप्टर होता है, इंडियन लीगल सिस्टम या लीगल फ्रेमवर्क। ये सबसे लास्ट में करवाता हूं मैं। ठीक है? पहला चैप्टर आएगा द कंपनी एक्ट 2013।
द पार्टनरशिप एक्ट 1932, द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, the sale of good act 1930, the contract act 1872 और लास्ट में द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये मेरे चैप्टर की सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में करवाऊंगा। वजह है क्योंकि कंपनी एक्ट के बारे में थोड़ा बहुत आपने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है और पार्टनरशिप एक्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, एलएलपी के बारे में भी थोड़ा बहुत सुना हुआ है। बाकी एक्ट आपके लिए थोड़ा सा नए आ जाते हैं, तो इनसे अगर हम स्टार्ट करेंगे ना तो थोड़ा सा आपके लिए ठीक रहेगा। ये एग्जाम में इसकी वेटेज कितनी है? 10 मार्क्स टू 15 मार्क्स मैक्स है। पार्टनरशिप की 15 नंबर का आता है चैप्टर। एलएलपी मान के चलो 5-6 नंबर का आ गया तो आ गया, 5 नंबर से 10 नंबर मैक्सिमम, 5 नंबर का ही आता है वैसे। सेल ऑफ गुड एक्ट 15 से 20। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे ज्यादा नंबर का आता है बेटा, 32 से 40 नंबर का। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 10 मार्क्स का आता है और लीगल सिस्टम 5 नंबर का। ये चैप्टर की वेटेज है। छोटे चैप्टर की बात करूं तो सबसे छोटे चैप्टर है इंडियन लीगल सिस्टम, 4-5 पेज का चैप्टर है। एलएलपी भी कुछ ऐसा ही है। ये बहुत ही स्मॉल चैप्टर है बेटा, स्मॉल चैप्टर। कब शुरू होंगे कब खत्म होंगे पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, वैसे तो कब लो शुरू खत्म होगी कब पता खत्म होगी पता भी नहीं लगेगा तुम्हें। ठीक है, कईयों को समझ में नहीं आएगी इसलिए पता नहीं चलेगा। ओके, सबसे बड़े चैप्टर में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये बड़े चैप्टर की लिस्ट में, बिग चैप्टर। तो ऑब्वियस सी बात है बड़े चैप्टर है तो वेटेज भी ज्यादा ही है इनकी। और ठीक ठाक चैप्टर, मीडियम चैप्टर, पहला और छठा, ये ठीक ठाक चैप्टर है। ठीक है, ओके, ये पॉइंट क्लियर। मेरा नाम गौरव बंसल। ज्यादातर बच्चों ने पहला लेक्चर लगा रखा है तो नाम सुन ही लिया होगा, जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ। मोबाइल नंबर भी लिख ही लेना बेटा, ये काम आएगा आप लोगों के। जब आप घर पे जाके पढ़ोगे, अगर आपका पढ़ने का मन करेगा और उस टाइम पे कोई डाउट आए, और आएंगे, पढ़ोगे तो डाउट आएंगे, तो आप कॉल कर सकते हो शाम को 7 से 9 के बीच में। सही तरीका पढ़ने का क्या लो मैं आपको बताता हूँ। जब आप पढ़ रहे हो ना तो एक रफ पेज अपने साथ में रख लेना। लाइन पढ़ते हुए कोई वर्ड पे डाउट आ रहा है, लाइन पढ़ते हुए कोई टॉपिक समझ ही नहीं आया, तो उस पेज पर लिख लो कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, मुझे ये वर्ड नहीं समझ में आया, मुझे सर से ये पूछना है। कई बार क्या होता है आप सोचते हो कि अगले दिन पूछेंगे, अगले दिन भूल ही जाते हो क्या पूछना था, याद ही नहीं रहा। और जब आप खुद दोबारा पढ़ने बैठोगे तो वही पॉइंट दोबारा आपको परेशान करेगा, तो कहीं ना कहीं आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि मुझे ये चीज आती नहीं है। डाउट पूछते रहो, डाउट क्लियर करते रहो इमीडिएटली, सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरा ऑफिस है, मैं ऑडिट वगैरह भी करता हूँ। आज तुमको पढ़ा के सीधा मुझे ऑडिट पे ही जाना है, बैंक ऑडिट पे। वैसे अगर बात करें, मैंने बीकॉम की हुई है, आई एम सी ए, सी एस, सी एम ए, सीसा, डीसा, एल एल बी, एम बी ए, सी सी ए,
AICA, ये सब मैंने किया हुआ है। उसमें कुछ डिग्रियों के नाम शायद आपने ना सुने हो, जैसे सीसा का नाम नहीं सुना होगा, डीसा का नहीं सुना होगा, ये CA बनने के बाद होते हैं कोर्स। ठीक है, ये सुन रखे होंगे आपने नाम, 2-3 नाम अपने अच्छे सुन रखे होंगे। ये भी सुन रखा होगा, अरे ये तो सुना ही होगा। बट मैं अपने नाम के आगे, देखो मैं 2011 में CA बन गया था बेटा, और मैं अपने नाम के आगे तब से CA लगा रहा हूँ, मैंने ये नाम कभी यूज नहीं किया। ठीक है, पढ़ने का शौक था, पढ़ाने का शौक था, इसलिए कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके। और अगर बात करो ऑल ओवर इंडिया हाईएस्ट डिग्री लेने वाले बंदों में, मेरा नाम तीसरे चौथे नंबर पे है। एक गूगल पे अगर आप गौरव बंसल सर्च करोगे तो गूगल पे सबसे पहले नाम ही मेरा आता है। ठीक है, बट इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इससे मेरे को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, मैं बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ बस। ठीक है, 2009 से पढ़ा रहा हूँ मैं, 2009 से पढ़ा रहा हूँ। CA बना था 2011 में, CA फाइनल का अटेम्प्ट मेरा 2009 में था पहला। मुझे CA फाइनल में 4 अटेम्प्ट लग गए थे लड़की के चक्कर में। ठीक है, ये मैं बताता रहूंगा ताकि तुम लोग भी अलर्ट रहो। CA फाउंडेशन मेरी फर्स्ट टाइम में क्लियर हुई थी, CA इंटर मेरी फर्स्ट टाइम में क्लियर हुई थी। ये बाकी जितनी भी डिग्री दिख रही है वो सारी की सारी वन शॉट में आई है, किसी में भी अटका नहीं था। सिर्फ CA में क्यों अटका, CA मुश्किल होती है। और दूसरा, लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की के चक्कर में तुम लोगों को नहीं पढ़ना है। एक लड़की एक अटेम्प्ट। ठीक है, अपने को फर्स्ट टाइम में क्या, अब मेरे 4 लगे थे बेटा, मेरे एक के चक्कर में 4 लगे थे, बताया था ना। हाँ, लड़की पंजाबी लड़की थी, पंजाबी वाले भैया अटेम्प्ट 4 लगवाते, ध्यान रखना। बनिया को पसंद ही पंजाबी आती थी बेटा, करेगा। चलो, इस चीज में क्लियर है अब, ओके। वैसे कुछ बच्चों ने कुछ मेरा नाम सुना हुआ है, कभी सुना हुआ है, चलो गुड, अच्छी बात है। चले स्टार्ट करें फिर सिलेबस। द कंपनी एक्ट 2013। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है 2013, इसका मतलब क्या है? ये एक्ट 2013 में बना या 2013 से एप्लीकेबल हुआ, आइडिया लग गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, गुड। कंपनी एक्ट में टोटल सेक्शन कितने हैं? 470, सिर्फ 470 सेक्शन है। ठीक है, चैप्टर्स है इसमें 29। जैसे आपकी बुक में 7 चैप्टर है ना, कंपनी एक्ट में टोटल 29 चैप्टर्स है, और इसमें शेड्यूल है टोटल 7 शेड्यूल है। आपके सिलेबस में हार्डली 5-6 सेक्शन होंगे, 10-12 क्या, चलो 5-7 मान लो बेटा, 5-7 सेक्शन है बस, 10-12 मैंने ज्यादा ही बोल दिया, हाँ कम हो गए। ठीक है, आपके सिलेबस में ज्यादा सेक्शंस नहीं है, और ये सारे सेक्शन चैप्टर नंबर 1 और 2 से रिलेटेड है बस। चैप्टर नंबर 1-2 से रिलेटेड है कंपनी एक्ट का। ठीक है, शेड्यूल आपके एक भी नहीं आने वाला, शेड्यूल आपके सिलेबस में एक भी नहीं है, ये आपके फाउंडेशन का सिलेबस बता रहा हूं मैं। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, CA फाउंडेशन में कंपनी एक्ट का इंट्रो है, बट आप मान के चलना इस एक्ट से अब आपका पीछा कभी नहीं छूटेगा, CA बनने तक और CA बनने के बाद भी इस एक्ट से अब आपका पीछा नहीं छूटेगा। इसमें MCA, ROC ये आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं, ये 2 वर्ड। ठीक है, ये आपकी सौतेली बीवी है, आपकी बीवी इनसे परेशान रहेगी। जैसे आपकी बीवी आपको फोन करेगी आज क्यों नहीं आए, तो आप बोलोगे अरे आज ROC की लास्ट डेट है, MCA की फाइलिंग करनी है, तो ये सौतन है तुम्हारी, और ये बहाने भी है तुम्हारे, इनका बहाना मार के तुम कहीं भी घूम सकते हो। ठीक है, मैं बस सबकी बता रहा हूँ बेटा, जब तुम लोग CA बन जाओगे तब तुमसे ही पूछूंगा। ये ये अहम हिस्सा बन गया आपकी जिंदगी का कंपनी एक्ट। बट CA फाउंडेशन में सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, इंट्रो।
इंट्रोडक्शन आएगा, सिर्फ 5-6 सेक्शन है और चैप्टर नंबर 1 और 2 के सेक्शन बस, और कुछ नहीं। काफी सारी बातें ऐसी है जो आपने थोड़ी थोड़ी फाउंडेशन में सुन भी रखी होंगी, हम बस थोड़ा सा फाउंडेशन से ऊपर जाएंगे, सॉरी +2 से ऊपर जाएंगे। आपके सीए इंटर में लगभग आ जाएंगे 150 के करीब सेक्शन, 470 में से 150 सेक्शन आपको कहां पढ़ने को मिलेंगे, सीए इंटर में अगर पहुंचे तो, और बाकी सारे सेक्शन सीए फाइनल में अगर पहुंचे तो। स्टार्ट करते हैं हम। अगर मैं किसी भी एक्ट के सेक्शन 1 की बात करूं, किसी भी एक्ट के सेक्शन 1 की बात करूं, किसी भी एक्ट का मतलब क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आपके सिलेबस में 6 एक्ट है, अभी लिखवाया ना पीछे, कंपनी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये सारे एक्ट की बात करें तो हर एक्ट का पहला सेक्शन किसका होता है, अप्लीकेबिलिटी का। ये जो एक्ट है किस चीज पर अप्लीकेबल है, और ये एक्ट जो है कहां अप्लीकेबल है, तो ये किस पर अप्लीकेबल है, अप्लीकेबल ऑन कंपनीज। ओनली, मतलब कंपनी एक्ट के किसी भी प्रोविजन का एलएलपी से, पार्टनरशिप एक्ट से, सॉरी पार्टनरशिप फर्म से कुछ भी लेना देना नहीं होगा। ये एक्ट सिर्फ किस पे लगेगा, जो कंपनी होगी। पॉइंट समझ में आ गया, कहां की कंपनी, हाँ पूरे इंडिया में, अप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। अच्छा, जो चीजें पूरे इंडिया पे लागू होती है उसको सेंट्रल एक्ट भी कहते हैं, पता है क्या, एक होते हैं स्टेट एक्ट जो एक स्टेट में लागू होते हैं, एक होते हैं सेंट्रल एक्ट जो पूरे इंडिया पे लागू होते हैं, जैसे इनकम टैक्स है, जीएसटी है, कंपनी है, ये सब क्या है, ये सेंट्रल एक्ट है बेटा। क्लियर, रात को फोन कम चलाया कर, सुबह तेरे को नींद आ रही है? सुधर जा बेटा। अच्छा अभी सोचा सर को कैसे पता मैं रात को फोन चलाता हूँ, सब पता रहता है बेटा, हम उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, तू तो बैठा है। डेफिनेशंस, दूसरा सेक्शन किसका होता है, डेफिनेशंस का। किसी भी एक्ट के प्रोविजन पढ़ने से पहले उस एक्ट में कुछ ऐसे वर्ड यूज होंगे जिनका कॉमन मीनिंग आपको नहीं लेना होता, जिनका कॉमन मीनिंग आपको नहीं लेना होता, ठीक है। ये एक्ट लगभग 90 डेफिनेशन है आपके सिलेबस में, लगभग 90, मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, टोटल है, आपके सिलेबस में तो 10-12 ही है। ये डेफिनेशन आपको बताएंगे कि जब आप कंपनी एक्ट पढ़ोगे तो इस वर्ड का मतलब यही लेना है, इसके अलावा आपको और कोई मतलब नहीं लेना। जैसे मैं बात करता हूँ रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिश्तेदार। अच्छा चलो सिंपल बताइए, क्या आपके सगे मामा रिलेटिव हैं आपके, कंपनी एक्ट कहता नहीं है। जब हम कंपनी एक्ट पढ़ेंगे तो कंपनी एक्ट में कई जगह वर्ड आएगा रिलेटिव, और उस रिलेटिव में मामा कवर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि रिलेटिव की डेफिनेशन दे रखी है कंपनी एक्ट में, तो वो कहते हैं भाई साहब रिलेटिव का मतलब वो नहीं लेना है जो कॉमन मीनिंग है। हम बताते हैं कि हमारे एक्ट में जहां जहां रिलेटिव आ गया उसका मतलब क्या होगा, उन्होंने लिस्ट दे रखी है और उसमें मामा कहीं भी नहीं है, मामा कहीं नहीं आएगा, ना मामा ना मामी, ठीक है। सबसे खतरनाक प्राणी एक फैमिली में क्या होता है रिश्तेदारी के अंदर, फूफा, वो तक कवर नहीं है बेटा, वो तक कवर नहीं है फूफा, जिसको जिसको हर जगह नाराज ही होना होता है। बुआ भी कवर नहीं है, जिसके ऊपर आजकल मीम ज्यादा बनते हैं, ठीक है ना, तो ये कवर नहीं होते। इवन आपके सगे चाचा भी रिलेटिव की डेफिनेशन में तभी आएंगे जब वो आपके साथ रहते हो, मतलब जॉइंट फैमिली हो आपकी, नहीं तो आपके चाचा और आपके चाचा के लड़के लड़की वो भी डेफिनेशन में नहीं आने वाले। ये सेक्शन में डिफाइंड है, इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक है बनिया समाज, बनिया समाज की रिश्तेदारी खत्म ही नहीं होती। एक बंदा साउथ से पकड़ लो बनिया, और एक बंदा नॉर्थ इंडिया से पकड़ लो बनिया, उनको आधा घंटा बिठा दो, उनके आधे घंटे में कोई ना कोई रिश्तेदारी निकल आएगी बेटा। इस चक्कर में कंपनी एक्ट वाले कहते हैं भाई नहीं यार, इस डेफिनेशन को रिस्ट्रिक्ट करो भाई, ये बनियों के चक्कर में तो बनी है तो बिल्कुल सीरियसली लेके बैठे हैं। स्वामी दयानंद जी ने क्या कहा था, पूरा वर्ल्ड क्या है, एक परिवार है और हम भाई बहन हैं, ठीक है। बनिए बनिए उसी बात पे चल रहे हैं। कंपनी एक्ट वन डिफाइन कर दिया कि ना भाई साहब, हम बताते तो लिमिटेड होता है। तो डेफिनेशन में लगभग 90 के करीब डेफिनेशन दे रखी है, जो कहते हैं भाई जब तुम कंपनी एक्ट पढ़ोगे ना तो इस एक्ट का मतलब वही लेना है जो इस एक्ट में दिया गया है। क्लियर है, हम डेफिनेशन में स्टार्ट कर रहे हैं, डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 20, सेक्शन 2 क्लॉज 20।
और डेफिनेशन में क्या आएगा सबसे पहले, डेफिनेशन ऑफ कंपनी। किस चीज की डेफिनेशन है, कंपनी। डेफिनेशन ऑफ कंपनी। एक second। हाँ जी। हम्म, हाँ जी। जो हमने पढ़ा है +2 में कि कंपनी, हाँ जी बेटा बताऊंगा, सारा बताऊंगा, अभी तो स्टार्ट हुए हो। ठीक है। कंपनी मीन्स अ कंपनी incorporated under this act and any, अरे धीरे, बाकी डर जाएंगे। ये चीज, ये है डेफिनेशन। बट हमने सर +2 में कुछ और पढ़ा था, कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन हैविंग परपेचुअल सक्सेशन कॉमन सील सेपरेट लीगल एंटिटी, ऐसा कुछ। वो डेफिनेशन नहीं थी, वो क्या था, मीनिंग। मीनिंग का मतलब होता है हमें क्या समझ में आया, और हर बंदे की समझ क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। तो जब आप +2 में बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे थे और अकाउंट्स पढ़ रहे थे, जहां पर कंपनी की डेफिनेशन आई थी, वहां पर राइटर के नाम थे, इस राइटर के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है, इस राइटर के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है, इस राइटर के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है। ठीक है। बट कंपनी एक्ट कहता है भाई हमारे एक्ट के अकॉर्डिंग, पूरा एक्ट जब कंपनी एक्ट पढ़ोगे, जहां जहां कंपनी वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या है, सिर्फ वही कंपनी जो हमारे एक्ट में क्या हो, रजिस्टर्ड हो। वैसे कंपनी का मतलब क्या होता है, ग्रुप। वैसे कंपनी का मतलब क्या होता है, ग्रुप। ठीक है। जैसे माँ बाप बोलते हैं ना, आजकल तू बड़े बदतमीज हो गया है, किसकी कंपनी में रहता है, कंपनी मतलब संगत, ग्रुप। पार्टनरशिप फर्म भी तो ग्रुप है, LLP भी तो ग्रुप है, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब क्या है, ग्रुप है। बट सिर्फ वही ग्रुप जो हमारे एक्ट में क्या है, रजिस्टर्ड है। इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। बताओ हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं बेटा, द कंपनी एक्ट। अब बताओ, पार्टनरशिप फर्म का तो रजिस्ट्रेशन ही कंपल्सरी नहीं होता बेटा, और अगर पार्टनरशिप फर्म को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना भी है तो कौन से एक्ट में करवाएगी, द पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। LLP जो होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, LLP एक्ट 2008 में। तो क्या वो कंपनी है, कहता भाई साहब कंपनी सिर्फ हम उसी ग्रुप को बोलेंगे जो हमारे एक्ट में रजिस्टर्ड है, जो हमारे एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं होगा वो कंपनी नहीं है। मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हमारे कंपनी एक्ट के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। हम जो यहाँ पर बातें लिख रहे हैं कंपनी एक्ट में, 470 सेक्शन लिख रहे हैं, ये सिर्फ उन्हीं कंपनी की बात करेगा जो हमारे एक्ट में रजिस्टर्ड है। पॉइंट समझ में आया थोड़ा थोड़ा। इसका मतलब अगर किसी ने 2000 में, ईयर 2000 में कोई कंपनी बनाई होगी तो उसका क्या स्टेटस है। अगर मैं इस डेफिनेशन को सेकंड लाइन पर खत्म कर दूं, तो इसका मतलब कंपनी एक्ट 2013 से पहले जो भी कंपनी रजिस्टर्ड थी, उनको दोबारा क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कंपनी एक्ट 2013 में। ईयर 2000 में किसी ने कंपनी बनाई थी, वो कौन से कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड थी बताओ, द कंपनी एक्ट 1956। कंपनी एक्ट 2013 से पहले कौन सा एक्ट था, कंपनी एक्ट 1956। उससे पहले भी थे बेटा। तो अगर ईयर 2000 में आपने कोई कंपनी बनाई थी तो कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड थी, कंपनी एक्ट 1956 में। अगर मैं इस डेफिनेशन को सेकंड लाइन पे खत्म कर दूं तो ये क्या कहता है, कंपनी का मतलब वही कंपनी जो कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है। तो इसका मतलब मेरा स्टेटस खत्म, और मुझे दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सर मैं करवा भी लूंगा रजिस्ट्रेशन, मुझे कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, बट रजिस्ट्रेशन की क्या लगती है, फीस लगती है, क्या मुझे पैसा दोबारा देना पड़ेगा, ये तो गलत बात है। इसलिए इस डेफिनेशन को आगे एक्सटेंड कर दिया गया। अगर आप इस कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो या किसी भी पुराने कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो तो आपको क्या कहा जाएगा, कंपनी। पॉइंट सब में आ गया। अच्छा, अब इस डेफिनेशन को देखकर आप मुझे बताओ, क्या फॉरेन कंपनी कंपनी होती है, फॉरेन कंपनी इज नॉट अ कंपनी।
अब बताओ क्यों नहीं होती? गुड। जो बच्चे जिनका आज पहला लेक्चर है वो ये मत समझना ये एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बच्चे ये लेक्चर लगा के बैठे हैं पहला इसलिए ऐसे पटर पटर बोल रहे हैं, कहीं अंडर कॉन्फिडेंट मत फील करने लग रहे हैं। फॉरेन कंपनी क्या होती है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। कोई एग्जांपल? एप्पल कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, एप्पल आईएनसी। यूएसए में कंपनी के लास्ट में क्या लगता है? आईएनसी। अपने लास्ट में क्या लगता है? कंपनी। अपने यहाँ पर कंपनी के लास्ट में क्या लगता है? कंपनी। जैसे टाटा मोटर लिमिटेड कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी, यूएसए में कंपनी नहीं लगता, क्या लगता है? आईएनसी, इनकॉर्पोरेशन। वहां पर वर्ड क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन। ठीक है। इंडिया में बताओ एप्पल बिजनेस कर रही है? बिल्कुल कर रही है। एप्पल इंडिया इनकी सब्सिडरी कंपनी है, इंडिया में बिजनेस कर रही है इस कंपनी के थ्रू। तो बताओ एप्पल आईएनसी क्या हुई? फॉरेन कंपनी। हमारे एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, कहाँ रजिस्टर्ड है? यूएसए के कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड इन यूएसए कंपनी एक्ट। जैसे हमारा इंडियन कंपनी एक्ट है वैसे ही फॉरेन में भी तो होता होगा। कंपनी का मतलब सिर्फ वही कंपनी जो हमारे एक्ट में रजिस्टर्ड है, जो हमारे एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है उसे हम कंपनी नहीं बोलेंगे। अच्छा, किसी बच्चे को लग रहा है सर फॉरेन कंपनी नाम में कंपनी तो आ गया, तो कंपनी तो बोल ही रहे हो, इकट्ठा वर्ड है बेटा ये फॉरेन कंपनी, अलग अलग वर्ड नहीं है, इसको इकट्ठा ही पढ़ना होगा। ठीक है। तो फॉरेन कंपनी इज नॉट अ कंपनी। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। कंपनी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे आप लोगों ने डेफिनेशन थोड़ा एक मीनिंग बताया, कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, ये सब बातें आई थी ना। अपन फीचर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फीचर क्या होता है कंपनी का? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है बेटा? ग्रुप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकॉर्पोरेटेड? रजिस्टर्ड। तो इन दोनों का मतलब क्या बना? कंपनी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज मैंडेटरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैंडेटरी? कंपल्सरी। बट आपको यहां पर काट के कंपल्सरी नहीं लिखना है, आपको याद ही क्या करना है? अब मैंडेटरी। अब आपको कंपल्सरी वर्ड भूलना है, प्रोफेशनल लैंग्वेज पे आना है। सीए में एक्ट के अंदर आपको अपनी लैंग्वेज को अब क्या करना पड़ेगा? लीगल लैंग्वेज। कई वर्ड ऐसे होंगे जो आपके नॉर्मल लैंग्वेज को क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि मैंडेटरी को मैंडेटरी पढ़ना आप, जहां जहां कंपल्सरी आएगा। तीसरा एक वर्ड आता है प्रोवाइडेड दैट, एक्सेप्ट, नॉट विथ स्टैंडिंग, इग्नोर। ठीक है, ये कुछ वर्ड आएंगे, इससे आपकी लैंग्वेज क्या होती जाएगी? शार्प होती जाएगी, लीगल होती जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज मैंडेटरी, यानी कि कंपल्सरी होता है। सर ये क्या फीचर हुआ? ये तो ऑब्वियस सी बात नहीं, कंपनी का मतलब रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होता है। बेटा ये कंपेयर कर रहा है ना, फीचर्स का मतलब क्या है? मुझे ऐसी कौन सी चीज अलग कर रही है तुमसे? अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करूं या पार्टनरशिप फर्म की बात करूं, तो सोल का तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता, और पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करवाओ या ना करवाओ तुम्हारी मर्जी होती है। कंपनी एक ऐसी एसोसिएशन बन के आई आगे जिसमें कहते हैं रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। बेटा कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं आएगी, कंपनी बनी हुई मानी नहीं जाएगी जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, कम्स इनटू एग्जिस्टेंस
फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए डॉक्यूमेंट दे दिए, आज दे दिए, रजिस्ट्रेशन हुआ है 7 दिन के बाद, तो बताओ कंपनी कब एग्जिस्टेंस में आई? 7 दिन बाद आई है जी। आपने आज डॉक्यूमेंट दे दिए बट रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है। जिस दिन रजिस्ट्रेशन होगा उस दिन से आपकी कंपनी मानी जाएगी। पॉइंट समझ में आया? सेकंड फीचर, आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सन? जैसे अगर मैं बात करूं नेचुरल पर्सन, हम लोग हार्ड मास के बंदे, ठीक है, इंसान। आप सीए कर रहे हो, अभी तक आप इंसान हो, धीरे धीरे आप सीए बन जाओगे, आप इंसानों की कैटेगरी से बाहर आ जाओगे, ठीक है। इंसान अलग होता है और सीए अलग होता है। तुम्हें धीरे धीरे फील होने लग जाएगा कि तुम इंसानों से अलग कैसे हो। नॉर्मल इंसान सुबह जागता है, रात को सोता है, तुम्हारे साथ उल्टा होना शुरू हो जाएगा। तुम रात भर पढ़ रहे होंगे और सुबह उल्लू की तरह जाग रहे होंगे, ठीक है, सॉरी, सुबह सो रहे होंगे और रात को उल्लू की तरह जाग रहे होंगे। दूसरा, फीलिंग आनी बंद हो जाएगी। अब जैसे कितने बच्चों को क्रिकेट खेलने का शौक है, छूट जाएगा। कितने बच्चों को टीवी देखने का शौक है? स्टार प्लस पे जो सीरियल आते हैं नाग नागिन वाले, आजकल बड़ी बोरियत से सीरियल है, पता नहीं आजकल क्या बन जाते हैं। पहले सास बहू के सीरियल आते थे, आजकल इच्छाधारी नाग नागिन बनने लगे। बताओ यार, ऐसा भी कभी होता है क्या? ठीक है, चलो जो भी है। तो टीवी वगैरह देखते हो, वो भी छूट जाएगा बेटा। इंसानों वाली जो फीलिंग होती है ना, दुख सुख, ये सब अपने आप बंद हो जाएंगे। शादी में जाना, पार्टियों में जाना, अपने आप बंद हो जाएंगे। अभी नहीं, आर्टिकलशिप के टाइम पे। आपकी 2 साल की आर्टिकलशिप है, पता है क्या? सीए इंटर क्लियर करने के बाद 2 साल की आर्टिकलशिप होगी आपकी। वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। आप कितने लाख रुपए के सीए बनने वाले हो, वो आपकी आर्टिकलशिप से डिसाइड होगा। आपकी पर्सनैलिटी में पूरा चेंज, ठीक है, आपकी नॉलेज में वास्ट चेंज, कॉन्फिडेंस अलग लेवल का जाएगा। वो सब आपकी आर्टिकलशिप डिसाइड करेगी। 2 साल की आर्टिकलशिप, वो अच्छे से करोगे, बहुत अच्छे सीए बनोगे, ठीक है। जब आप आर्टिकलशिप कर रहे हो सीए के अंडर, रोज गालियां सुनने को मिलेगी, डेली। आपको ये लगेगा इतना बड़ा सीए, ये भी गालियां निकालता है। हाँ, ज्यादा निकालेगा बेटा। और आपको लगेगा यार ये तो 60 साल का बूढ़ा आदमी है, ये भी गालियां निकालती है, इसको शर्म नहीं आती? कहते नहीं। शुरू में तुम्हें बड़ा गुस्सा आएगा, 10 दिन 15 दिन, मेरे को गाली निकाल रहा है, मैं तो मुंह पे मारूंगा इसके, आर्टिकलशिप भी नहीं कर रहा, छोड़ दूंगा मैं, ठीक है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ फर्म। धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ जाएगी। 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद जब सी आपको गाली निकाल रहा होगा, कबे यार ये काम समझाया था, ये क्यों नहीं किया, फिर गाली निकालेगा बीप बीप, और तुम ही। आप समझ जाना कि आप में सीए वाली काबिलियत आनी शुरू हो गई है। बेशरम होने शुरू हो गए हो। बेइज्जती तब होती है बेटा जब हम फील करते हैं। फील होना ही बंद हो जाएगा बेइज्जती कि सामने वाला मेरी बेइज्जती कर रहा है, बंद हो जाएगी फील, ठीक है। तभी कह रहा हूं मैं, आप नॉर्मल इंसानों की कैटेगरी से बाहर आ जाओगे। कोई आपका दोस्त होगा, वो कहेगा यार मैं बीकॉम के एग्जाम में फेल हो गया, मेरी री आ गई, परेशान होगा, और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा होगा, फेल हो गया क्या बात होगी, तो अगली बार दे दियो पेपर। तो सीए में तो कॉमन है ना ये चीजें, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके जितने भी दोस्त हैं जो बीकॉम कर रहे होंगे, उनके लिए ऐश करने की डेफिनेशन अलग होगी। अभी आपकी टांग भी खींचेंगे, देखना भी। अभी आपके कुछ दोस्त होंगे जो +2 में, जो अभी बीकॉम वगैरह में एडमिशन लेंगे, और वो आपको ना कहीं आपकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे। भाई हम तो चिल कर रहे हैं, मजा आता है, तुम लोग पागल हो गए बैठे हो, सारा दिन पढ़ते रहते हो, हमने कॉलेज में खूब ऐश करी। और आप पूछना कॉलेज में क्या ऐश करी? बंक मारा हमने ना क्लास ही नहीं लगाई। ये काहे की ऐसे भाई? हमने उसके साथ लड़ाई कर ली, हमने उसको छेड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इसमें क्या है भाई? और आर्टिकलशिप के दौरान क्लाइंट प्लेस पे जाना ऑडिट करने के लिए, फ्लाइट में, प्लेन में, वो तुम्हें आपका प्रिंसिपल भेजता है। फ्लाइट में आना जाना, 5 स्टार होटल में रुकना, क्योंकि जब आप ऑडिट करने जाओगे, क्लाइंट प्लेस पे जाओगे, तो सारा खर्चा किसका होता है? क्लाइंट का होता है बेटा। उनको फिर दिखाना, फोटो खींच खींच के लगाना कि आज प्लेन में बैठा हूँ, आज 5 स्टार होटल में बैठा हूँ। फिर वो क्लाइंट है ना, तुम्हें आसपास घुमाने भी लेके जाएगा, सर ऑडिट बहुत कर ली, चलो आपको घुमा के लाते। नई नई जगह जाओगे ना तो एक्सप्लोर करोगे,
ठीक है, फिर फोटो लगाना कहते बेटा ऐश ये होती है, उनको ऐश का मतलब ही नहीं पता। वो एक कहता ना कि उनको पता है हम बेवकूफ बन चुके, हमने कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन ज्वाइन कर ली है, हम कहीं ना कहीं बेवकूफ बन गए। अब वो जो बेवकूफ आदमी होता ना, वो तो अगर भीड़ इकट्ठी कर लेना 10-12 बंदों की, तो उसको बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि मैं अकेला नहीं हूं, अकेला ज्यादा बेवकूफ लगता है, इसलिए वो आपकी टांग खींचेगा। अनलेस अंटिल आपने बीकॉम कर रखी हो बहुत बड़े कॉलेज से, श्री राम कॉलेज है, 2-3 कॉलेज और भी हैं इस तरह के, तब तक उसकी बीकॉम की कोई वैल्यू नहीं है बेटा, टोटली टाइम वेस्ट। और अगर आपको वाकई में बीकॉम की सच्चाई जाननी है कि बीकॉम में वाकई में ऐश होती है नहीं होती है, आप अपने आसपास के किसी भी कॉलेज में एक दिन रैंडमली चले जाना और सिर्फ उस कॉलेज के आसपास या इधर उधर घूम के या कॉलेज के अंदर बैठ के देख लेना, आप खुद कहोगे मेरे को नहीं करनी कॉलेज में, कभी नहीं जाना, पता लग जाएगा आपको हाल क्या है। कॉलेज में कभी पढ़ाई नहीं होती। और अगर आपको अच्छा पैकेज चाहिए, अपना करियर सेट करना है, तो पढ़ाई जरूरी है बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी, सीए में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, देखना पढ़ना बहुत पड़ेगा, मैं कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं कर रहा। सीए रिजल्ट वाकई में कम आता है, कई बार ऐसा होगा कि आपने बहुत मेहनत कर रखी है और अनफॉर्चुनेटली आप फेल हो गए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीए बनने के लायक नहीं हो। कई बार किस्मत किस्मत भी बड़ी खराब होती है बेटा, और वाकई में होता है, किस्मत का भी एक पूरा रोल होता है, भगवान के हाथ में होता है सब कुछ। आपने पूरी मेहनत करी और फिर भी फेल हो गए, तो इसका मतलब किस्मत खराब है, बट किस्मत हमेशा खराब नहीं रहेगी, कईयों की किस्मत अच्छी भी होती है। अचूट जैसे मेरी, जब हम सीए फाउंडेशन में थे हिसार में, मेरे ख्याल से 3 बच्चे पास हुए थे सीए फाउंडेशन में। उस टाइम पे सीए फाउंडेशन का रिजल्ट 4% आता था, हम उस टाइम के प्रोडक्ट है। मेरे पूरे 200 नंबर आए थे बेटा 400 में से, मेरे पूरे 200 नंबर आए थे। मेरे पीछे जो बच्चा बैठा था ना, उसके 199, 199। इतना भी होता है, बताओ ज्यादा खुशी किसको? मुझे हुई बेटा, ये मैं पास हो गया, वहां किस्मत ने धक्का लगाया था। इसके पीछे स्टोरी भी बड़ी अच्छी है। अब नॉर्मली तुम लोगों की आदत क्या होती है कि एग्जाम मान लो 9 बजे का है, तो तुम कितने बजे पहुंच जाओगे एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर? 8, 8:30, आधा घंटा, पौना घंटा। अपने साथ किताबें लेके जाओगे नहीं लेके जाओगे? कितने बच्चे ऐसे जो अपने साथ किताबें लेके जाते हैं? अभी +2 का ही एग्जाम हुआ, लेके गए होंगे। कहीं तो पागलों की तरह किताबें यूं खोल के बैठे होते, पूरे साल तो पढ़ा नहीं, आज पढ़ लेंगे, आधा घंटा 15 मिनट, पता नहीं मेरे को समझ नहीं आता किताबें क्यों लेके जाते लोग। भाई जो चीज तुमने पूरे साल में नहीं पढ़ी, वो आप 15-20 मिनट में नहीं पढ़ सकते, ठीक है? मैं किताबें लेके नहीं जाता था, मैं पहुंच गया एग्जामिनेशन सेंटर में 8 बजे, सुबह 9 बजे एग्जाम होता था। भाई मैं देखूं सारे के सारे जितने बच्चे पेपर देने के लिए आए हो, सब किताबें लेके आए हुए हैं, बड़ी बड़ी किताबें, 7-8 किताबें, और सब पढ़ रहे हैं। मेरे को बड़ा अजीब सा फील हो रहा था, मैं यार मैं ही बेकूसा लग रहा हूँ सबके सामने। 10-15 मिनट तो बैठा रहा, 7:15 हो गए, घड़ी देखी 7:15 ही हुए, 9 बजे पेपर स्टार्ट होगा। मेरी साइड में एक लड़की बैठी थी, मैंने उसे कहा दीदी एक किताब मिलेगी? उसके बाद 4-5 किताबें थी। दीदी इसलिए बोला था कि पुराने जमाने में लड़कियां अच्छी नहीं आती थी एग्जाम देने के लिए बेटा। सीए में पहली बात कोई नहीं आता था, सीए में वही बंदा आता था जिसको अपनी जिंदगी खराब करनी होती थी, क्योंकि सीए पहले टफ, बहुत ज्यादा टफ होती थी, अब इतनी ज्यादा टफ नहीं रही पुराने के मुकाबले, बट अब भी टफ है। वो लड़की नहीं होती थी, बेसिकली अंटियां होती थी। तो मैंने उसको, मैं दीदी खुद ही बोल देता, मैं दीदी एक बार किताब मिलेगी, और जैसे ही मैं उसको बोला, उसने मेरे को घूर के देखा, किताब नहीं किडनी मांग ली हो, कि दीदी तेरे पास 2 किडनी है, एक देना। उसने मेरी तरफ घूर के देखा, मैं गलती होगी मेरे से। फिर उसने क्या किया, सबसे पतली बुक है ना वो निकाल के दी, ये ले। मैं बोलने लगा, मैं रहने दे यार, इसका भी रहने दे यार, क्या ये 2 पेज वाली दे दी। वो बेसिकली लास्ट के 2-3 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर थे, हम इसको सजेस्टेड आंसर बोलते हैं, आईसीआई की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? सजेस्टेड आंसर। जब पेपर होते हैं ना, तो आईसीआई उसके आंसर रिलीज करती है कुछ दिन बाद, सजेस्टेड आंसर, इसके आंसर ही है। वो 3-4 अटेम्प्ट उसने ले रखे थे, मैंने वैसे ही पेज फ्लिप कर लिए, पढ़ लिया। एक डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन था, 1-2 क्वेश्चन और आए थे, पेपर आया, क्वेश्चन पेपर हाथ में आया, बेटा मैंने 3 क्वेश्चन पढ़े थे, तीनों एग्जैक्ट वही थे। भला उस दीदी का, उस दीदी का 199 थे बेटा, और मेरे पूरे 200। सोचो अगर वो 3 क्वेश्चन एज इट इज नहीं आते, तो 1 नंबर तो ऊपर नीचे हो ही जाता है ना? तो सीए में किस्मत का भी रोल बड़ा रहता है। क्या? कौन दीदी? ना, पागल है, आंटी थी, कौन पीछे जाए उसके। अब मैं थैंक यू करता हूं आज भी उस दीदी को, कि जहां भी हो भगवान उसका भला करे, उसके चक्कर में सीए बन गया, नहीं तो सीए ही नहीं बन पाता। ठीक है? तो आपको मेहनत करनी है, अच्छी मेहनत करनी है बेटा।
आपकी मेहनत के अंदर हम साथ हैं, ठीक। आपके बीकॉम वाले दोस्त आपकी टांग खींचने की कोशिश बहुत करेंगे, बट बिलीव में सिर्फ 2 साल रुक जाना। आर्टिकलशिप के अंदर जितनी फोटोज तुम लगाओगे ना, उनको जो जलन होगी, फिर देखना आप, तब पता लगेगा ऐश क्या होती है। और सीए बनने के बाद तो बिल्कुल ही ऐश है, फिर तो पैसे ही पैसे, पैसा ही पैसा होगा, घूमो अच्छे फिरे घूमो यार। बीकॉम वाले बंदे आपके कभी भी इतनी ऐश नहीं कर पाएंगे, लिख के देता हूँ। जो आज मेहनत कर लेगा पूरी जिंदगी ऐश है, आज जो मेहनत करेगा, ठीक है। और जो आज ऐश करने के बारे में सोचेगा, उसको पूरी जिंदगी स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये बात हमें आर्टिकलशिप हमारे सर ने बताई थी। हम आर्टिकलशिप जब कर रहे थे ना, तो मैंने सर को कहा, मैं सर थोड़े दिन की छुट्टी दे दो, घर जो हो आते हैं, तो छुट्टियां नहीं मिलती आर्टिकलशिप में। हमारे टाइम में 3 साल की आर्टिकलशिप थी, तो 6 महीने हो गए, 6 महीने से बाहर ही भटक रहे थे, कभी इस क्लाइंट पे, कभी इस क्लाइंट पे, कभी लखनऊ जा रहे हैं, कभी जयपुर जा रहे हैं। 6 महीने बाद मैंने सर को कहा, मैं सर छुट्टी चाहिए, बुझलिए, मैं सर 2-3 दिन घर आता हूँ। मैं सर क्या हो गया, सर बोलते ही स्टाइल से थे। सर मेरे सामने बैठ गए और सर मेरे को समझाने लगे, मेरे को जिंदगी का ज्ञान दिया, जिंदगी बात है, जिंदगी आज हम कोई वो जिंदगी देखेंगे, ठीक है। मैं साइड में, मेरा सीनियर बैठा, मैं क्या बोल रहे हैं सर, क्या तू एक बार मुंडी ला दे, बाद में समझा दूंगा तेरे को। मैंने मुंडी ला दी, मैंने ठीक। सर चले गए। मैं क्या बोल रहे थे सर? क्या उन्होंने कहा था कि आदमी जो है ना, आज जो मेहनत करेगा 20 साल से 30 साल की उम्र के बीच में, पूरी जिंदगी कमाएगा और पूरी जिंदगी खाएगा। और अगर तूने इस उम्र में हरामखोरी करी इन 5-7 सालों में, तो पूरी जिंदगी का स्ट्रगल है। मैं भैया आपको समझ में कैसे आई इनकी बात? बोला अपने एसएस कोठारी, मतलब आर्टिकलशिप मैंने जहां से करी वो एसएस कोठारी फर्म थी, और टॉप 10 में आती है, ठीक है। तो मेरी आर्टिकलशिप वहां थी एसएस कोठारी में। और जो हमारे बॉस थे उनका नाम था सत्येंद्र श्रीवास्तव जी, सेटी बॉस बोलते थे हम उसको शॉर्ट फॉर्म में। तो तेरे को पता है कोठारी के अंदर कैसे पता लगता है आर्टिकल सीनियर है जूनियर है? हाँ, जो जिसका 1 साल हो गया वो सीनियर में आ जाता है। इतना जिसको सेटी बॉस की बात पहली बार में समझ में आ जाए वो सुपर सीनियर, जिसको ठीक ठीक समझ में आए सीनियर, जिसको बिल्कुल समझ में ना आए जूनियर। तो जूनियर लग रहा है, मैं हाँ सर मैं अभी 15 दिन ज्वाइन कर, रुक जा बेटा, बाद में समझ में आना शुरू हो जाएगा। मेरे लेक्चर्स में आधे से ज्यादा यही किस्से चलेंगे बेटा, यही किस्से कहानियां समझाने के लिए। तो हमारे सर ने समझाया थे कि बेटा अभी मेहनत कर लो, पूरी जिंदगी ऐश करोगे। और सर की बात में सच्चाई थी। और मेरे साथ जितने भी बीकॉम में दोस्त थे, जितने टॉपर थे, वो आज भी उनकी जॉब का पैकेज मतलब 60-70 हजार मैक्सिमम महीने का, इससे ज्यादा के लेवल पे नहीं है। और मेरे साथ के जितने भी दोस्त थे जो सीए बन गए थे 2011 में, किसी का भी पैकेज 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख से कम नहीं है। अब सोच लो कितना डिफरेंस है पैकेजेस में। और रिस्पेक्ट अलग, सीए इज अ रिस्पेक्ट फुल कोर्स, ठीक बात है। चलो, तो सीए के ऊपर ध्यान रखना है। 1-2 साल में अपने आप आपको फर्क पता लग जाएगा। यही वजह है कि सीए फाइनल में जिनके 5-5, 6-6 अटेम्प्ट भी लग जाते हैं ना बेटा, सीए नहीं छोड़ता। आपको पता होगा, उसको पता है जिस दिन सीए बन गया ना, उस दिन लाइफ सेट है। सीए की पावर ही है, ठीक है। तो पर्सन का मतलब नेचुरल पर्सन अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट। नेचुरल पर्सन का मतलब क्या हुआ? जिसको भगवान ने बनाया। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? जो इंसान बनाता है, जो नेचुरल नहीं है। आर्टिफिशियल का मतलब क्या हुआ? नॉट नेचुरल पर्सन। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या हुआ? कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है। कंपनी इज लाइक अ नेचुरल पर्सन इन द व्यू ऑफ लॉ। कानून की नजर में कंपनी एक पर्सन की तरह है। हर वो काम, एवरीथिंग which can be done by a natural person can be done by company too। हर वो काम जो एक इंसान कर सकता है वो कंपनी भी कर सकती है। जैसे हम किसी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, कंपनी भी खरीद सकती है। हम बिजनेस कर सकते हैं, कंपनी भी कर सकती है,
ठीक है, हम कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, कंपनी भी कर सकती है, कुछ काम को छोड़ के, एक्सेप्ट कंपनी वोट नहीं डाल सकती। ध्यान रखना, इलेक्शन में वोटिंग होती है ना, कंपनी वोट नहीं डाल सकती। क्यों? क्योंकि कंपनी की कोई सिटीजनशिप नहीं होती। वोट कौन डाल सकता है? सिर्फ एक सिटीजन, इंडियन सिटीजन हो आप वोट डाल सकते हो। कंपनी को सिटीजनशिप नहीं मिलती है। कंपनी शादी नहीं कर सकती, कंपनी का तलाक भी नहीं हो सकता, कंपनी को जेल भी नहीं भेजा जा सकता, एटसेट्रा। क्यों? आर्टिफिशियल पर्सन है। शादी नेचुरल पर्सन की होती है, आर्टिफिशियल पर्सन की नहीं होती। अब जब शादी नहीं हो सकती तो तलाक कहां से होगा? सही बात है ना? ओके, इसका मतलब आपने कहा कंपनी इज अ फिक्टिशियस पर्सन। नो सर, फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है? फेक। क्या कंपनी एक फिक्टिशियस पर्सन है? कहता नहीं जी, फिक्टिशियस का मतलब होता है जो है ही नहीं, ना कंपनी की नजर में और ना नेचुरली। कंपनी एक्ट की नजर में भी नहीं है और नेचुरली भी नहीं है। कंपनी इज अ पर्सन इन द व्यू ऑफ लॉ की नजर में पर्सन है ना। फिक्टिशियस का मतलब होता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज नॉट अ फिक्टिशियस पर्सन, ये ध्यान रखना। ओके, आज सिर्फ इतना ही करवाऊंगा क्योंकि मुझे बैंक ऑडिट पे भी जाना है और कुछ बच्चे और भी ऐड करने हैं अपने को, उस सिलेबस में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पढ़ाने के लिए आज देखो दो तीन गाइडलाइंस आपको देता हूं, जो नए बच्चे आए, बाकी बच्चों को तो आपने देख ही होगा। स्पाइरल बाइंडिंग एक बुक ले लेना, अगर कोशिश करना, वैसे कोई जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो आपके पास ऑलरेडी बुक है तो ठीक है। दिखाना बेटा ये रजिस्टर, इस टाइप के रजिस्टर में बैठ के दिखा दे, कोई बात नहीं, कौन सा इलेक्शन में खड़ा होना है तेरे को। इस टाइप की, इसमें ना पेज फोल्ड करने में आसानी रहती है अपने लिए। और 4 कलर के पेन, 3-4 कलर के पेन, 1-2 हाइलाइटर, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने अलग अलग कलर तक के पेन यूज किए। अभी कार्टून तो आज बनाए नहीं, बाद में कार्टून भी बनाएंगे अपन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नोट्स वगैरह मैं ज्यादा ही बनवाता हूँ, उसके बाद अपन बुक में से पढ़ेंगे लाइन टू लाइन, फिर बुक में भी समरी लिखेंगे। हाँ, 1-2 दिन में मंडे को आ जाएगी आपकी। मैंने जानबूझ के अभी बुक इसलिए नहीं बंटवाई है क्योंकि पहले नोट्स ही चलते हैं, पहले बेसिक समझाऊंगा फिर चैप्टर में से पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। अभी ब्रेक है आप लोगों का,